सबसे पहले तो नमस्कार। कैसे सब लोग? बढ़िया बढ़िया। अपने कर रहे थे क्या? तुर्क आक्रमण। क्योंकि तुर्क आक्रमण में अपने किसकी बात की कि सबसे पहले सुबक्तगीन आया। यस सर। उससे पहले अपने अरब आक्रमण की बात करके थे ना। यस सर। फिर अपने किसकी बात कर रहे थे? तुर्क आक्रमण की बात कर रहे थे। देखो तुर्क आक्रमण में हमने किसकी बात की? सबसे पहले कौन आया? सुबक्तगीन आया। सबसे पहले कौन आया? सुबक्तगीन आया। और सुबक्तगीन के बाद में कौन आता है? महमूद गजनवी। हमने सुबक्तगीन के बाद में महमूद गजनवी की बात की कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यस सर। और मुख्य 5 से 6 आक्रमण थे, उनके बारे में बात कर ली थी हमने। ठीक है, पिछली क्लास में एक आक्रमण था जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी। कहां का? सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था, जिसके बारे में मैंने बताया 1025 ईस्वी में वो आक्रमण होता है। और इसी आक्रमण के बारे में मैंने यह बताया, जब इसको तोड़ दिया गया था, इस मंदिर को लूट लिया था इसने, उसके बाद में इसका निर्माण करवाया था कुछ व्यक्तियों ने। बताया था ना मैंने। अहिल्याबाई होलकर के बारे में मैंने बताया था, जब औरंगजेब ने इसको तोड़वा दिया था। कुमारपाल द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में इसका क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। महमूद गजनवी के क्या कर लिए थे? अपने आक्रमण पड़ चुके थे। आज अपने क्या है कि कुछ अन्य बातें जो है उसकी बात करेंगे, महमूद गजनवी की। ठीक है। सुबक्तगीन के 2 पुत्र थे, इस्माइल और महमूद। इस्माइल को मारकर महमूद उत्तराधिकार का क्या है? शासन बन जाता है, शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद में महमूद गजनवी के नाम से ये जाना गया। अपने आगे बात करते हैं। देखो महमूद के कुछ दरबारी विद्वान थे, उनके बारे में सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा। महमूद के जो दरबारी विद्वान थे, देखो विद्वान उत्तबी के बारे में पहले बताया आपको। सबसे पहले कौन आता है? उत्तबी। देखो महमूद का ये सचिव था और शाही इतिहासकार था। इसकी 2 रचनाएं अपने को मिलती हैं। कौन कौन सी? किताब उल हिंद। एक तो कौन सी? किताब उल हिंद और एक तारीख उल हिंद। 2 रचनाएं इसकी मिलती हैं। फिर फिरदौसी आता है। फिरदौसी की अगर मैं बात करूं तो ये महमूद के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में ये भारत आया था। और इसकी भी 2 रचनाएं मिलती हैं। एक तो किताब उल हिंद, अल-बिरूनी की अल-बिरूनी, फिरदौसी नहीं, अल-बिरूनी। अल-बिरूनी क्या था कि भारत आया था 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ। और इसकी एक रचना भी मिलती है, किताब उल हिंद। भूगोल में भी आपने इसको पढ़ा होगा। अल-बिरूनी की जो भूगोल की जो रचना है, भारत का भूगोल, किताब उल हिंद। ठीक है। और एक और ग्रंथ इसका मिलता है, तारीख उल हिंद, अल-बिरूनी का। और एकमात्र मुस्लिम ऐसा ये माना जाता है जिसने पुराणों का अध्ययन किया, अल-बिरूनी। फिर फिरदौसी आता है। फिरदौसी क्या था कि महमूद गजनवी का एक दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि था। और अगर इसकी बात की जाए तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शाहनामा की रचना की। शाहनामा को अफगान का महाभारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभारत का, अफगान का महाभारत भी कहा जाता है। किसको? शाहनामा का, शाहनामा को। और अगर मैं इसकी बात करूं किसकी? आपके फिरदौसी की, तो इसको हैमर भी कहा जाता है। हैमर का क्या मतलब होता है? हथौड़ा। हैमर। इसको पूर्व का हैमर भी कहा जाता है। किसको? फिरदौसी को। फिर अगर मैं बात करूं बेहाकी, दरबारी विद्वान किसका? महमूद गजनवी का, जिसको पूर्व का पैब्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पूर्व का पैब्स भी कहा जाता है। इसका ग्रंथ मिलता है तारीख सुबक्तगीन। तारीख सुबक्तगीन। तो सबसे पहले सुनना, नंबर 1 कौन सा? उत्तबी। सबसे पहले कौन है? उत्तबी। उत्तबी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या था? महमूद का सचिव था। सबसे पहले तो महमूद का सचिव था। सचिव होने के साथ साथ में ये एक शाही इतिहासकार भी था। क्या था? शाही इतिहासकार था।
दो ग्रंथ मिलते हैं इसके। ग्रंथ कौन कौन से मिलते हैं? एक तो मिलता है किताब उल यामीनी, किताब उल यामीनी, और एक ग्रंथ मिलता है इसका तारीख उल यामीनी, तारीख उल यामीनी। ठीक है। उसके बाद में आता है कौन? अल बिरूनी, जो भारत में आया था 11वीं शताब्दी में, किसके साथ? महमूद के साथ भारत आया, और वो भी 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में भारत आया। और अगर इसकी मैं बात करूं तो दो ग्रंथ हैं इसके, जो मैंने अभी भी चर्चा की इसकी। एक तो किताब उल हिंद, एक तो कौन सा है? भारत का भूगोल जो है किताब उल हिंद, और दूसरा कौन सा है? तारीख उल हिंद। क्या के बाद सीधा अल बिरूनी। नंबर 3 लगा रखा। नंबर 2। अच्छा, नंबर 2 है ये। नंबर 2 अल बिरूनी। ठीक है, किताब उल हिंद। और दूसरा कौन सा ग्रंथ है? किताब तारीख उल हिंद। दूसरा कौन सा है? तारीख उल हिंद। और नंबर 3 पर कौन सा आया? फिरदौसी। नंबर 3 कौन सा आया? फिरदौसी। किसका है? दरबारी विद्वान ये महमूद का। और महमूद गजनवी का ये क्या है? महमूद गजनवी का दरबारी कवि है ये। कौन है? महमूद गजनवी का दरबारी कवि फिरदौसी। और उसके बाद में इसकी रचना सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है शाहनामा, जिसको अफगान का महाभारत भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? इसकी रचना को अफगान का महाभारत भी कहा जाता है। और अगर इसकी मैं बात करूं कि जो फिरदौसी जो है, इसको पूर्व का हैमर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर एक चंपोल यानी कि बेहाकी, पूर्व का पेप्स, ये क्या है? पूर्व का पेप्स कहा जाता है। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी एक रचना का नाम पूछा जाता है तारीख ए सुबक्तगीर। तो ये क्या है? आपके दरबारी विद्वान है किसके? महमूद गजनवी के। अच्छा, एक बात रह गई फिरदौसी के, अल बिरूनी के बारे में लिख लेना, बिठा दो ये सारी। अल बिरूनी के बारे में एक नोट लगा के लिख लेना कि ऐसा प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। कौन? अल बिरूनी। अल बिरूनी कौन था? ऐसा प्रथम मुस्लिम माना जाता है जिसने क्या किया था? पुराणों का अध्ययन किया था। मिटा दूं? अल बिरूनी के बारे में फिर से मैं बता रहा हूं, नोट लगा के, चलो यहां पे लिख देता हूं। अल बिरूनी प्रथम मुस्लिम जिसने पुराणों का अध्ययन किया, ठीक है। अच्छा, फिर अपने बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। कुछ एक बातें और है महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी की अगर मैं बात करूं तो प्रथम ऐसा मुस्लिम शासक है, या कहूं तो प्रथम ऐसा मुस्लिम जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की सर? सुल्तान की उपाधि धारण की इसने। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक का मतलब है मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसको बुद्ध शिकन भी कहा जाता है, जो मूर्ति पूजा के विरोध में हो। तो महमूद गजनवी के
बारे में। और गजनवी वंश का अंतिम शासक अपने को मिलता है मलिक खुसरो। कौन सा? मलिक खुसरो। और इसी मलिक खुसरो को क्या है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो होता है मार देता है और गौरी वंश की नींव डालता है। कहां पर? गजनी में। कहां पर डालेगा? गजनी में। ये कुछ बातें और रहती हैं जो महमूद गजनवी के बारे में। ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक जिसने क्या किया? सुल्तान की उपाधि धारण की। गजनवी प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने क्या किया? क्या किया? जिसने सुल्तान की उपाधि धारण। सुल्तान की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। गजनवी की अगर मैं बात करूं तो इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, मतलब जो मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है। और अगर इसी की बात करूं तो इसको बुत शिखर भी कहते हैं। बुत शिखर का मतलब जो मूर्ति पूजा के विरोध में है। ठीक है, इसको बुत शिखर भी कहते हैं। और अगर मैं बात करूं तो गजनवी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? मलिक खुसरो। मलिक खुसरो जो है इसका अंतिम शासक माना जाता है। इसकी हत्या कर दी थी। इसकी हत्या कर दी कब? 1192 ईस्वी में मोहम्मद किसने? गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने इसकी हत्या कर दी। और गजनी पर्व कौन सा वंश आ चला है? गौरी वंश। ठीक है। अब अपने किसकी बात करेंगे? गौरी वंश की। ठीक है, बिठा दूं? सर वो क्या है बुद्रीगन वंश का? यहाँ पे ये वो बुद्रीगन भी कहते हैं। ये बुद्ध शिकन। बुद्ध शिकन। ये है बुद्ध शिकन। ये क्या है? बुद्ध शिकन है जो मूर्ति पूजा के विरोध में होता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं अपने। बता दूं? अच्छा, अब गौरी वंश की बात करेंगे। कहां के थे गौरी? आप अफगानिस्तान में जब जाओगे तो अफगानिस्तान में आपको क्या है कि कुछ इधर वाले भाग में, उत्तर पूर्व या फिर मैं कहूं तो दक्षिण पूर्व के पास आपको एक स्थान मिलेगा गजनी। क्या मिलेगा? गजनी। और जब गजनी से आप थोड़ा सा उत्तर की तरफ चलोगे तो आपको वहीं पर एक स्थान मिलेगा हेरात। बिठा दूं? अच्छा, अब देखना, जब आप बाहर से निकलते हो तो बिल्कुल जहां से जम्मू कश्मीर से निकलते हो तो वहां पर से सीमा लगता हुआ एक देश आपको दिखेगा इस तरह से कुछ, जो कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर यहां पर है गजनी। यहां पर क्या एक स्थान का नाम क्या मिलता है? गजनी। और जस्ट यहां पर एक स्थान मिलता है क्या? हेरात। इन दोनों के बीच में जस्ट मान लीजिए कि आप क्या एक पहाड़ी मिलती है, गोर नामक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिलती है? गोर नामक पहाड़ी मिलती है। ठीक है। इस गोर नामक पहाड़ी पर ही ये वंशज बसा। कौन सा? गौरी वंश। इसी पहाड़ी के नाम पर कह लीजिए आप, या यहीं पर कौन सा वंश बसा? गौरी वंश। कौन सा वंश बसा? गौरी वंश। ठीक है। टाइम मिलता है 1155 ईस्वी। 1155 ईस्वी में एक व्यक्ति था अलाउद्दीन हुसैन। क्या नाम मिलता है? 1155 ईस्वी व्यक्ति अलाउद्दीन, क्या नाम मिला? हुसैन। ये अलाउद्दीन हुसैन ये क्या करता है? गजनी पर आक्रमण करता है और क्या कर देता है? गजनी में आग लगा देता है। क्या करता है ये?
यहां पर आक्रमण किया और आक्रमण करके क्या किया इसने, आक्रमण द्वारा आग लगा दी गजनी में। जैसे इसने आग लगाई तो लोगों ने क्या कहा इसको, विश्व को जलाने वाला। तो विश्व को जलाने वाला किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन हुसैन को। बिल्कुल, विश्व को जलाने वाला अलाउद्दीन हुसैन को विश्व को जलाने वाला कहा। ठीक है, फिर एक टाइम आता है 1163 यानी कि 1163 ईस्वी का। 1163 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम मिलता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। क्या नाम मिलता है, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, ये व्यक्ति 1163 ईस्वी में क्या करता है, एक रियासत की स्थापना करता है। ये मिटा दूं, और मिटा दूं कह रहा हूं 1163 ईस्वी। ठीक है, यहां पे लिख दूं, देखो ये क्या करता है कि यहीं पर इस गौर नामक पहाड़ी के पास में, इस गौर नामक पहाड़ी के पास में एक रियासत की स्थापना करता है, जिसका नाम क्या रखा है, इसी पहाड़ी के नाम पर गौर रियासत। क्या नाम रखा, गौर रियासत। ठीक है, प्रश्न आएगा तो ऐसे रियासत है कि गजनी के पास, क्योंकि गजनी के पास में है ना ये चीज, गजनी के पास में गौर नामक रियासत की स्थापना हो रही है और गौर नामक पहाड़ी के पास में, या इसी के ऊपर कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस रियासत की स्थापना की, गौर नामक रियासत की स्थापना किसने की, आपके मोहम्मद बिन साम, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने की। और इसी मोहम्मद बिन साम का एक भाई मिलता है, छोटा सा नाम है, नाम याद रखना, मोइनुद्दीन। क्या नाम है, मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन इतने बड़े बड़े नाम है इनकी। साम। ठीक है, छोटा सा नाम है, याद रखना, मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये वो व्यक्ति है जो आगे चलकर क्या कहलाया, आपका गौरी, जिसको क्या नाम से पुकारा जाता है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये व्यक्ति, इसका एक भाई था। ठीक है, यही क्या कहलाया आपका आगे जाकर, मोहम्मद गौरी। किसका भाई है ये, पूछ लिया जाए तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का भाई है, और जिसने, इस व्यक्ति ने क्या किया था, गौर रियासत की स्थापना की थी। गजनी के निकट कह सकता है, आपको गौर नामक पहाड़ी के पास कह सकता है। ठीक है, और इसी का जो भाई है वो मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया, जिसका पूर्व नाम या आपको वास्तविक नाम पूछ लिया जा सकता है, मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, इस चीज को आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो, ये इसने विश्व को जलाया, इसी पर इसको जहां सोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जहां सोच, यानी कि जहान को जलाने वाला है, विश्व को जलाने वाला। ठीक है, जहां सोच कहा जाता है इसको, अलाउद्दीन हुसैन को। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं अपने, लिखो। नोट करो जल्दी से। फिर 1173 का टाइम मिलता है। 1173 में क्या होता है कि इस टाइम देखो गजनी पर ना, 1173 में गजनी पर गिज के जो तुर्क थे उनका क्या था, शासन था, गिज के तुर्कों का। अब यहां पर क्या करता है, जो ये आपका गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम है, ये यहां पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के दौरान क्या है, उन तुर्कों को वहां से खदेड़ देता, भगा देता है। खदेड़ने के बाद ये इसके अंडर में आ जाता है, और इसी का शासक किसको बनाता है, अपने भाई मोहम्मद गौरी या फिर शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को बनाता है। ठीक है, वहीं से आपका गौरी स्टार्ट हो जाता है। यहीं से अपने क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी। मैं यहीं पे लिख रहा हूं। ठीक है, नीचे ये क्या करता है कि 1173 ईस्वी में कौन आपका गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम क्या करता है, 1173 ईस्वी में गिज के
तुर्कों को गजनी से भगा देता है। और भगाने के बाद में शासन इसका हो गया और शासक किसको बनाया? इसने अपने भाई मोहम्मद गौरी को बनाया। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे क्या? मोहम्मद गौरी। यहां पे एक चीज याद रखना, अब तक जितने भी बंदे आए उन्होंने लूट मार की है। अब तक जितने बंदे आए उन्होंने क्या किया है? लूट मार की है। और अब मोहम्मद गौरी, याद रखना, साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। यहां से मोहम्मद गौरी क्या करेगा? साम्राज्य स्थापित करने की सोचेगा। इससे पहले जो भी आ रहा है वो लूट मार के लिए जा रहा है। ठीक है, और गौरी का प्रथम आक्रमण की बात की जाए तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया इसने। दूसरा आक्रमण फिर से एक साल बाद 1176 ईस्वी में सिंध पर करता है ये। और दोनों ही विजयों में ये क्या रहता है? विजयी। दोनों ही युद्धों में कहूं तो मैं ये विजयी रहता है। कौन? आपका मोहम्मद गौरी। तीसरा आक्रमण गुजरात पर करता है, वहां का शासक था भीमदेव द्वितीय। मिटा दो। अच्छा, अब देखना, अब अपने क्या पढ़ेंगे? समझ में आ गई ना ये चीज? यस सर। मोहम्मद गौरी। अब कौन आ गया आपका? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की जैसे मैं बात कर रहा हूं कि पता तो चली गया आपको कि कौन था, कैसे था, कहां का है ये। ठीक है, मोहम्मद गौरी सबसे पहले तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि इसने भारत में अब तक ऐसा हालांकि अपने को संदेश नहीं मिला ना, अब जाके क्या हो रहा है कि ऐसी कुछ सूत्रों से जानकारी मिली कि जो मोहम्मद गौरी है वो भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था सर? साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अच्छा, ये साम्राज्य स्थापित करना चाहता था तो 1175 ईस्वी में आसपास ये क्या करता है? सबसे पहले कहां पर आक्रमण करता है? ये कहां पर? मुल्तान, वर्तमान पाकिस्तान। ठीक है, आक्रमण करता है और उसमें जीतता है ये। जस्ट उसके बाद में ये पाकिस्तान, वर्तमान सिंध पर आक्रमण करता है, वहां पर भी इसको विजय मिलती है 1176 ईस्वी में। तो सबसे पहले भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन यही है ना? बिल्कुल सर, अभी पढ़ेंगे अपने तराइन के 2 युद्ध। ठीक है, भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता है ये। और नंबर 2, इसने अपना प्रथम आक्रमण भारत में कहां पर किया? मुल्तान पर। 1175 ईस्वी का टाइम मिलता है, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। और जस्ट इसके बाद में 1176 ईस्वी में सिंध पर यह आक्रमण करता है, आक्रमण किया। और दोनों ही जगहों पर क्या ये नोट रहा है? दोनों ही जगहों पर ये क्या हुआ? विजयी हुआ, पर विजयी रहा ये। ठीक है, अच्छा, फिर गुजरात पर तीसरा आक्रमण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आक्रमण है, बहुत ही ज्यादा इतिहास में ये उल्लेखित भी है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय। क्या नाम मिलता है? भीमदेव द्वितीय, जिसको इतिहास में मूलराज द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मूलराज द्वितीय के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध लड़ा जाता है, आपने राजस्थान में गुजरात के जस्ट ऊपर माउंट आबू देखा होगा, आबू के नाम से जाना जाता था, माउंट आबू। वहां पर राजस्थान में ये युद्ध लड़ा जाता है। और एक तरफ था मोहम्मद गौरी तो दूसरी तरफ थी कौन है? मूलराज द्वितीय की मां, विधवा माता थी, बुढ़ी थी। तो क्या बुढ़ी यानी कि बुजुर्ग, पर वो कहती है अरे आने दे, कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत आए और बहुत गए, देख लूंगी उसको मैं। और इस युद्ध में गौरी की क्या हुई? हार हुई। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है गुजरात का ये युद्ध। कब हुआ था? देखना,
क्या सर? कब हुआ ये? सर कंट्रोवर्सी है चीज, 1177 मिलता है, 78 भी मिलता है, क्योंकि देखो छंतर तो वो करके आया है ना, जस्ट उसके बाद में यहीं पे आया था, ये अलग अलग है इसीलिए जिक्र भी नहीं किया मैंने, ठीक है। अच्छा ये देखना, अब मोहम्मद गौरी के बारे में प्रश्न आएगा तो यहां से जरूर आएगा, जो चीज मैं बता रहा हूं। गुजरात आक्रमण, और गुजरात पर आक्रमण किया तो यहां का शासक कौन है आपका? भीमदेव द्वितीय, जिसको इतिहास में मूलराज द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ये मूलराज द्वितीय के नाम से भी ये जाना जाता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये युद्ध कहां पर लड़ा गया? आबू में, जिसको आप क्या कहते हो? माउंट आबू, जिसको आप क्या कहते हो? माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान युद्ध लड़ा गया। और अगर इसमें बात की जाए तो नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व की मोहम्मद गौरी के खिलाफ नेतृत्व करता कौन था? भीमदेव द्वितीय की माता, विधवा माता, की विधवा माता, विधवा माता नायिका देवी नाम मिलता है, ठीक है। क्या नाम मिलता है? नायिका देवी। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हुई? की हार हुई। अभी तक तो जीत रहा था ना, अब तक तो वो जीत रहा था। और भारत में ये गौरी की प्रथम हार है, ये चीज याद रखना, ठीक है। भारत में क्या है? गौरी की प्रथम हार मानी जाती है, ठीक है। भारत में गौरी की प्रथम हार हो चुकी है। अब जिसने राजस्थान जीके पढ़ा उसको तो पता होगा, तराइन के 2 युद्ध हुए, 1191 और 1192 ईस्वी में तराइन के 2 युद्ध हुए। अगर तराइन के युद्धों की मैं बात करूं, एक तरफ तो था कौन? वीर चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय तराइन के युद्धों में, और एक तरफ कौन था? मोहम्मद गौरी। पहला युद्ध जब हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, यानी हार जाता है। उसके बाद में कुछ किंवदंतियां मिलती हैं कि संयोगिता के साथ उसका विवाह होता है, जिससे गुजरात के कुछ एक शासक हैं, आस पड़ोस के भी कुछ एक शासक हैं, कहा जाता है संयोगिता बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसीलिए क्या हुआ कि आस पड़ोस के जो शासक थे वो क्या हो गए, उससे नाराज हुए। कहा कुछ इस तरह से भी जाता है कि प्रथम युद्ध जब हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो मोहम्मद गौरी को उसने सीधा ही छोड़ दिया, मारा नहीं, शत्रु को छोड़ दिया, भूल मानी जाती उसकी। कुछ चीजें ऐसे भी कही जाती है कि जो मोहम्मद गौरी है उसने अपना एक दूत भी भेजा था पृथ्वीराज चौहान के पास। द्वितीय युद्ध होने से पहले प्रथम तो जीत गया था पृथ्वीराज चौहान। उस दूत ने भी यही कहा था कि भैया आप क्या कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो मोहम्मद गौरी की, नहीं तो अब की बार खाटी होगी, अब की बार हराएंगे आपको। वो कहता क्या, अरे जा कोई बात नहीं, ले आ तेरे मोहम्मद गौरी को, पिछले बार पिट के गया मेरे से, फिर से आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो कहते घमंड हो गया था थोड़ा सा किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और कुछ एक ऐसे भी कहते हैं कि शादी करने के बाद थोड़ा सा भोग विलास में ज्यादा ध्यान देने लग गया, तो पृथ्वीराज चौहान इतना उसने युद्ध अभ्यास में ध्यान नहीं दिया। ये कुछ एक कारण माने जाते हैं तराइन के युद्धों के। द्वितीय विश्व युद्ध जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें क्या होती है? मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और मोहम्मद गौरी क्या होता है? विजयी होता है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद में ले चले साथ में, वहां पे ले गए। वहां पे ले जाने के बाद में क्या किया? कहा जाता है, कुछ किंवदंतियां मिलती है, वैसे तो प्रमाणिक नहीं है ये चीजें। कहा जाता है कि आंखें फोड़ दी थी इसकी। आंखें फोड़ने के बाद में क्या है कि इसका एक
कवि कवि दोस्त होते हैं। कवि दोस्त होता है, नाम तो याद नहीं आ रहा उसका, खैर वो कहता है कि मैं इसको गाना सुनाना चाहता हूँ। किवदंती है, गाना सुनाने की बात कहता है, उसको गाना सुनाता। गाने गाने में क्या है कि देखो बड़ी ही एक चतुर चालाक लोमड़ी की तरह उसने क्या किया, निशाना लगवाया उससे। कहा कि 10 फुट 5 इंच 3 कदम दूर रे शत्रु बैठा है तेरे से। वो वहीं से निशाना छोड़ता है और सीधा मोहम्मद गोरी पार। ये कुछ कहानी रही इसकी। तो अपने तराइन के युद्धों की बात करते हैं। प्रथम युद्ध 1191 तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और अगर मैं बात करूं तो वर्षिज किसके बीच में? गौरी। तृतीय। क्या सर? तृतीय। कौन? मोहम्मद गौरी तृतीय था। नहीं। ओ, पृथ्वीराज चौहान आपका तृतीय है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। सीधी सीधी सी बात है कि युद्ध जीता कौन है? आपका पृथ्वीराज विजयी रहा, ठीक है। पृथ्वीराज इसमें क्या हुआ? विजयी रहा। उसके बाद में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। ओ सॉरी, तृतीय। सही है, ठीक है। अच्छा, तराइन का मैदान पूछा जाए तो करनाल हरियाणा में है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैंने सोचा आपका राजस्थान जी के काफी पढ़ा हुआ है, पता ही होगा, नॉर्मल चीजें इसमें, ठीक है। फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ? दोनों ही सेम बंदे हैं, लड़ रहे हैं। और इस युद्ध में क्या होता है कि गौरी विजयी होता है। गौरी क्या होता है? विजयी होता है। कारण क्या रहे क्या नहीं रहे वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको वैसे भी पता ही है, ठीक है। जो दूत भेजा था ना, दूत का नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी। इस युद्ध से पूर्व लिखना, इस युद्ध से पूर्व दूत भेजा। किसके पास भेजा था वो बता दिया ना मैंने। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो दूत भेजा था उसका नाम मिलता है किवाम उल मुल्क। किवाम उल मुल्क नाम मिलता है। इस किवाम उल मुल्क को भेजा था और कहा था कि भैया पृथ्वीराज जी, गुरुजी हार मान लो, नहीं तो अब की बार हमारे गुरुजी आएंगे और बहुत ही माड़ी करने वाले हैं। ये कहता है नहीं कुछ नहीं होता, अरे लिया तेरे मोहम्मद गौरी को, पिछली बार तो हार के गया है वो, फिर से आ जाएगा तो क्या है। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो राजस्थान जीके के हैं उनके लिए भी, कि इस युद्ध में तराइन का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, शायद आज तक आपने कभी ये चीज सुनी होगी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत का मक्का या मदीना अजमेर में दरगाह, चिश्ती सिलसिला सुना होगा आपने, वो इनके साथ आते हैं। किस युद्ध में? इस युद्ध में, तराइन के सेकंड वॉर में। क्या है ये साथ आया कौन? आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये तो मैं लिख रहा हूं इसके बारे में, ठीक है, नोट करके कि इस युद्ध मतलब द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध में गौरी के साथ चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय भी कह सकते हो आप, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन आपका चिश्ती क्या हुआ? कहां पर आता है? भारत आया। कहां आया? भारत आया, ठीक है। और इसमें आप याद रखना कि इनकी दरगाह कहां पर है? भारत का
मक्का, ओरिजिनल मक्का तो आपको पता है ना, ठीक है। भारत का मक्का या फिर मदीना, भारत का मक्का या मदीना जिसको कहा जाता है, अजमेर को स्थित किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, इनकी दरगाह है। और कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का सौहार्द का नजारा जहां पर देखने को मिलता है, वो कहां देखने को मिलता है आपको? अजमेर की इस दरगाह में, ठीक है। तो आप चाहे लिख लेना, कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द का नजारा कहां पर देखने को मिलता है आपको? हिंदू मुस्लिम सौहार्द का नजारा, ठीक है, यहीं पर मिलता है। और अगर बात की जाए तो जैसे मैं बता रहा हूं, ये चीज आप लिख लेना कि मोहम्मद गौरी ने इसको कैद कर लिया था तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, इसको, पृथ्वीराज को। और कैद करने के बाद में क्या है कि इसको वहां पर ले गया, ले जाने के बाद आके फोड़ी, उसके बाद में खुद इसको मार दिया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है, जब पृथ्वीराज चौहान को हराया इसने, तो भारत में वो क्या हो जाएगा? तुर्क सत्ता आ गई ना, तुर्क सत्ता आ गई। तो तुर्क सत्ता की स्थापना करता है कौन? है मोहम्मद गौरी। कौन करता है? मोहम्मद गौरी करता है। और अगर इसमें मैं बात करूं तो आपका जो ख्वाजा साहब जो है, ठीक है, देखो जो ख्वाजा साहब है, ये चिश्ती सिलसिला जो है उसके क्या माने जाते हैं? ये संस्थापक माने जाते हैं। आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो क्या है? आपके चिश्ती सिलसिला भी कह सकते हो आप, इसको संप्रदाय भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलसिला या संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बिल्कुल, अजमेर में की दरगाह है, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। अंतिम कुछ गिनी चुनी बातें हैं किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। एक चंदावर का युद्ध हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। मिटा दो, अब देखना चंदावर का युद्ध देखते हैं अपने क्या हुआ। मोहम्मद गौरी वर्सेस चंदावर की अगर मैं बात करूं तो फिरोजाबाद दिल्ली, ओ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, सॉरी, ठीक है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश स्थित ये मैदान है चंदावर का। और अगर बात की जाए किस किसके बीच में हुआ, तो ये युद्ध होता है जयचंद गहड़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच में। किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में। पता क्या हुआ था इस युद्ध में? अगर सूत्रों के अनुसार बताऊं तो कुछ इस तरह से जानकारी मिलती है सर कि जयचंद गहड़वाल जो था उसी ने आमंत्रण दिया था मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने का? पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने का। कहते हैं कि इस योग्यता को जब उसने प्राप्त किया तो थोड़ा सा क्या था, वो जेलसी हो गया, वहां से उसको थोड़ी सी क्या है कि कंट्रोवर्सी लगी चीजें, उसने बुला लिया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी को बुलाकर क्या है आक्रमण करवा दिया। फिर इन दोनों में क्या हुई? मुठभेड़ हुई। जयचंद गहड़वाल ने जब उसको मार दिया तो शायद उसने कुछ कहा उसको। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि भाई योग्यता अब हमारे पास आनी चाहिए। इस चीज से वो नाराज हो जाता है। कौन है? मोहम्मद गौरी। अब इन दोनों का युद्ध हुआ आपस में। युद्ध कौन सा हुआ? चंदावर का युद्ध। चंदावर युद्ध होता है, चंदावर का मैदान मैंने आपको बता दिया कि कहां पर है। 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ। ये 1192 ईस्वी में तो वो हुआ था, वो डेट लिख ली थी ना दोनों युद्धों की, ठीक है। अच्छा, ये युद्ध हुआ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में ये मैदान स्थित है। ये युद्ध हुआ गौरी वर्सेस जयचंद गहड़वाल के मध्य, जयचंद गहड़वाल के मध्य ये युद्ध हुआ। और इसमें गौरी विजयी रहा और इसको मार दिया जाता है। इस युद्ध में मार देता है इसको, ठीक है। गौरी विजयी रहा, जयचंद को मार दिया,
ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया। ठीक है, और ये चीज कंट्रोवर्सी वैसे भी है कि गौरी को चौहान पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था, ये चीज लिख लेना। गौरी को चौहान पर आक्रमण करने का निमंत्रण गहड़वाल ने दिया था। ठीक है, इस चीज को आप जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते। गहड़वाल ने दिया था। किसने दिया था? गहड़वाल ने दिया था। अब इसमें एक बढ़िया सी बात ये मिलती है अपने को कि जस्ट इसके बाद में क्या है, जो मोहम्मद गौरी है वो कहां पर, मध्य एशिया के अभियान पर चला जाता है और इसका एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ठहरा के जाता है भारत में। किसको ठहराया इसने? इस युद्ध के बाद में कहां पर चला गया? मध्य एशिया अभियान पर चला गया। कौन? गौरी पर चला जाता है और अब क्या कर जाता है, ये इसका एक गुलाम होता है। कौन सा गुलाम होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कल जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो सबसे पहले गुलामों का वंश आएगा। ठीक है, अच्छा इसी में चीजें लिख लेना आप कि मध्य एशिया पर अभियान में जाते वक्त अपना गुलाम किसको नियुक्त करके गया था? यहाँ पर शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने गुलाम को। और एक चीज और लिखना, 1206 का टाइम मिलता है। 1206 ईस्वी में दैमक नामक स्थान मिलता है भारत में। दैमक नामक स्थान पर जब वापिस आता है ना ये भारत में, अब तो चला गया ये, अब जब वापिस आता है तो आने के बाद में एक दैमक नामक स्थान पर खोखर के जो जाट होते हैं उनके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अंतिम बात लिख रहा हूं मैं आज के दिन की कि 1206 ईस्वी में भारत में खोखरों के, जाटों के विद्रोह को दबाते वक्त या उसका दमन करते वक्त क्या हुआ? एक स्थान का नाम मिलता है दैमक नामक स्थान। इस दैमक नामक स्थान पर क्या है, इस गौरी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो गई भाई? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास की अंतिम बात थी। याद रखना कल दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, आपका अरब आक्रमण हो गया, आपका तुर्क आक्रमण हो गया, और अंतिम हम किस पे छोड़ के जा रहे हैं बात? कुतुबुद्दीन ऐबक पर छोड़ के जा रहे हैं। कल हम यहीं से कुछ चीजें आगे पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद।